फर्स्ट हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम को आप हिंदी में हिंदी में सॉरी इंग्लिश में दूसरा इसके लिए वर्ड है। आप इसको कह सकते हो सिलेबस कह सकते हो। तो इसको हम सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जनरल स्टडी 1 एंड 2 एजुकेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम को देखो। तो एक प्रॉब्लम है वो रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। जैसे 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6। बट ये आया कैसे? ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो वो क्या करते थे कि पूरा फॉर्मूला याद कर देते थे, टेक्स्ट बुक के जितने भी सम है उसको याद कर लेते थे और उसके बाद जाके एग्जाम में लिखते थे और उनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाते थे। तो दिस डजंट मीन कि उनका मैथ्स बहुत अच्छा है। अब जैसे कहीं पे फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर और a² 2ab+b², अगर उसको pq से चेंज कर दें तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे वहां पे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, ये नंबर वन है। नंबर टू है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मोर डिग्री ओरिएंटेड हो गया है। कल एक मैं डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में एक उन्होंने चीज कहा तो काफी हद तक मुझे लगा कि ये सिनारियो करेक्ट भी है। उन्होंने कहा कि अभी जो एक नया जनरेशन आने वाला है वो एक निंजा जनरेशन होगा। अब निंजा जनरेशन क्या है? उसके पास ना तो जॉब होगा, उसके पास ना तो एसेट होगा और उसके पास ना तो कोई काम होगा करने के लिए। वो पूरे दिन आईपीएल देखेगा, पूरे दिन जो है ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएगा और होप करेगा कि उसका फ्यूचर जो है वो ठीक हो जाए। तो इसको फिर मैं रिलेट किया कि अगर हम अपने पेरेंट के जनरेशन को देखें तो एटलीस्ट उनके पास कोई परमानेंट जॉब था, एटलीस्ट उनके पास कुछ सेविंग था, एटलीस्ट उनके पास कुछ एसेट था। अब आप ये डिबेट कर सकते हो कि 1 BHK का हाउस है, बंगलो है या 2 BHK का, बट एटलीस्ट दे वर हैविंग समथिंग। बट अभी के टाइम पे देखो जो लोग जॉब करते हैं, जितना उनका सैलरी आता है उससे ज्यादा तो लाइबिलिटी है। यानी वो सेव कैसे करेंगे पैसे को, एसेट कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। दिल्ली में एक मेरे फैमिली फ्रेंड है। तो वो लोग जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे जब पार्टीशन हुआ था। तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग वहाँ पे मुल्तान में रहते थे और जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हम दिल्ली में आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें यहीं पे दिल्ली में घर ऑफर किया। तो उस समय एक लैंड की पीस का प्राइस जो था वो 19 रुपीज पर प्लॉट प्लॉट था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते थे कि 2 टाइम के बदले एक ही टाइम खाना खाते थे और उस पैसे को सेव करते थे सो डेट कि हम इस लैंड को परचेज कर लें। एक बार लैंड को परचेज कर लेंगे फिर तो हम घर वहां पे बिल्ड कर लेंगे। तो जब उन्होंने ये बताया तब मैं सोचने लगा कि पहले के टाइम पे आप एक टाइम खाना नहीं खाओ तो आप एटलीस्ट एसेट बिल्ड कर पाओगे। अभी आप पूरे साल खाना मत खाओ तो भी आप एक एसेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अफोर्ड भी करोगे तो हार्डली एक फ्लैट को अफोर्ड कर पाओगे। वो भी किसी फार फ्लंग एरिया में 1 BHK का 1.5 BHK के फ्लैट को अफोर्ड कर पाओगे। फॉरगेट अबाउट लैंड, ये तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो अभी जो हमारा जनरेशन आ रहा है वो जनरेशन कैसा है कि मोर डिग्री ओरिएंटेड है। उसके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, बट हम पूछेंगे कि आपका स्किल क्या है? वो स्किल उसके पास नहीं है। तो जब उसके पास स्किल नहीं है तो फिर उसको कैसे जॉब मिलेगा? या जॉब नहीं मिल रहा है तो वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा? उसके अंदर इनोवेशन कैसे आएगा? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं। एक तो वो रूट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, ये मोर डिग्री ओरिएंटेड हो गया है। आप किससे पूछो कि आपने क्या किया है तो मैंने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीई किया है। ओके, ये सब नहीं, आपको आता क्या है? नो, टेक्स्ट बुक के अलावा हमें कुछ नहीं आता। तो नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन दोनों को एड्रेस करने का ट्राई कर रहा है कि हमारा एजुकेशन रोड लर्निंग से मूव करके मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या रिसेंट न्यूज़ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या क्या चेंजेस को हमने प्रपोज किए, इम्पैक्ट उसका क्या होगा, जब ये चेंजेस इफेक्ट में आएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्री ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम प्री स्कूल, जूनियर केजी, सीनियर केजी टिल 12th स्टैंडर्ड, उसको उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है। पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकते हैं और फिर गवर्नमेंट उस सजेशन को यूज करके इसको इम्प्रूव करेगी। इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंजन। उनकी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके बेस पे गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी को डिजाइन किया है। अब ये होता क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? अभी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई आपको एडवाइस करेगा आप न्यू एनसीईआरटी को पढ़ो, आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ो। हिस्ट्री के न्यू एनसीईआरटी में ये सारे फीचर हैं, हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटी में ये सारे फीचर हैं। तो न्यू और ओल्ड का डिस्टिंक्शन कहाँ से है? 2005 में
एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पूरा रिवाइज हुआ था। और एक बार एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रिवाइज होता है तो उसके बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज करती है। तो एनसीईआरटी ने 2005 में टेक्स्ट बुक रिवाइज किया। उससे पहले का जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, वो ओल्ड एनसीईआरटी है। तो उसके बाद वाला जो एनसीईआरटी है वो न्यू एनसीईआरटी है। तो आप न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को पढ़ोगे तो उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत ज्यादा है, पिक्चर कम है। आप न्यू एनसीईआरटी में देखोगे तो पिक्चर बहुत ज्यादा है, कंटेंट कम है। तो आपको जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छे से समझना है तो दोनों को आप साथ में लेके पढ़ोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो लास्ट 2005 में हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज किया था, और इसके बेसिस पे हम टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करते हैं। तो 2005 में एनसीईआरटी के न्यू सेट ऑफ टेक्स्ट बुक आए। इससे पहले हमने इसको 3 बार रिवाइज किया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना, लेकिन उसके दूसरे भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स का चॉइस ऑफर किया जाए। जैसे अभी एक और हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। एक सिंपल सा आप ग्रेविटी का लॉ पूछो और उसमें वो स्ट्रगल करेंगे। जो कॉमर्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल अपना टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कितना पैसा बॉन्ड करें, उसमें से कितना टैक्स पे करना है, कितना उसमें से उनको सेव करना है, कितना उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जिस डोमेन में हमारा एजुकेशन हुआ उसके हिसाब से तो हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन है, बट दूसरे डोमेन का एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो क्रॉस लिंकेजेस नहीं है। तो इसमें चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। पैटर्न ऑफ टीचिंग को हम चेंज करेंगे कि टीचर कैसे लेक्चर को डिलीवर करते हैं, टीचर कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स का एक होलिस्टिक असेसमेंट होगा, 360 डिग्री असेसमेंट होगा। अभी स्टूडेंट का असेसमेंट कैसा होता है? बेस्ड ऑन उसके मेमोरी पे होता है, कितना चीजों को उसने याद किया, याद करने के बाद उसने एग्जामिनेशन में कितना लिखा। तो उसका असेसमेंट जो होता है वो बेस्ड ऑन उसके मेमोरी के बेसिस पे होता है। क्या क्या चेंजेस है अभी? तो क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर 8 करिकुलम एरिया होगा। इसमें से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपने भी 9th 10th में एसएस पढ़ा होगा, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा होगा। तो इसमें ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमें पढ़ना है। वोकेशनल एजुकेशन लाइक क्राफ्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स लाइक ड्राइंग करना है या ड्रामा है, सोशल साइंस है, साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। ये 8 हमें कैटेगरी है, उसमें से सब्जेक्ट को चूज करना है 9th और 10th में। अभी तक क्या होता था? 9th में आप पढ़ रहे हो, 9th का एग्जाम आपने दिया, पास कर गए, आप 10th में चले गए। फिर 10th में 9th में जो आपने पढ़ा है उसमें से बहुत कुछ रिपीट होगा। 10th में आप पढ़ोगे और फिर 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे। तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हम 9th और 10th को एक क्लास कर देते हैं और उसके पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, और चारों में जो आपके मार्क्स आए वो आपका एग्रीगेट मार्क्स होगा और वो टोटल कैलकुलेट होगा। जैसे अभी ऐसा था कि 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, एग्जाम से पहले आप बीमार हो गए, तो एग्जाम से पहले आप बीमार हो गए तो आपके कम मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर 4 सेमेस्टर में है तो हो सकता है कि एक सेमेस्टर से पहले आप बीमार हो गए, लेकिन जो बाकी जो सेमेस्टर है उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये 2 ईयर को कंबाइन करके और फिर कंबाइन करके हम स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे। स्टूडेंट को 8 बोर्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो उनके डिफरेंट कोर्सेज पे उनके होल्ड को देखेगा जो उन्होंने 9th और 10th में उन्होंने पढ़ा है, और फाइनल जो मार्क्स अवार्ड होगा वो इन सब का एग्रीगेट होगा। लेकिन अभी तक क्या होता था कि एक सिंगल एग्जाम होता था और उस एग्जाम को लेके स्टूडेंट बहुत फियरफुल होते थे। कितनी जगह पे आप देखोगे तो स्टूडेंट सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं। जबकि 10th का एग्जामिनेशन उतना मैटर नहीं करता उनके लाइफ में। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं 10th में था तो कोई भी एडवाइस करके चला जाता था। घर वाले भी एडवाइस करते थे, रिलेटिव भी एडवाइस करते थे, नेबर भी एडवाइस करते थे। इनफैक्ट कोई वेंडर आता था वो भी एडवाइस करके चला जाता था, है ना। तो मेरे को लगता था कि मैं 10th में हूँ, यानी मैं अपने लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हूँ, और 10th क्लियर होगा तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लाइफ में, है ना। और सब लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं 10th ही पढ़ना है, उसके बाद तो कुछ पढ़ना नहीं है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो इसको जल्दी जल्दी खत्म करो। उसके बाद 10th खत्म हुआ तो फिर 11th 12th में एडमिशन लेना था तो वो मिल गया। उसके बाद फिर आया कि नहीं 12th आप कर लो अच्छे से, क्योंकि उसके बाद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा।
और मेरे दिमाग में उस समय सिनारियो क्या था कि पहले क्या मूवी देखो तो कॉलेज ऐसा था कि हीरो हीरोइन ऐसी कॉलेज में घूमते रहते थे, छत पे चढ़ के डांस करते थे, एक नोटबुक लेके जाते थे, मुझे लगा कॉलेज ऐसा ही होगा। पर मेरा कॉलेज वैसा नहीं था, वो बहुत डिफरेंट कॉलेज था। फिर उसके बाद कॉलेज गया, तो चलो ट्वेल्थ का मार्क्स तो फिर भी समझ में आता है कि कॉलेज में एंट्री के लिए आपको हेल्प करेगा, बट टेंथ का मार्क्स कहाँ यूज आता है समझ में नहीं आया। टेंथ का मार्क्स, एग्जाम दिया, उसका मार्कशीट आ गया, 11 ट्वेल्थ में एडमिशन हुआ, उसके बाद टेंथ के मार्क्स को कोई पूछता ही नहीं है। आप जबरदस्ती बोलो कि टेंथ में मेरे इतने आए थे तो समझ में आता है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, कहीं पे मैटर ही नहीं करता। तो टेंथ के बोर्ड को, एग्जाम को लेके इतना फियर हमने क्रिएट किया है, और जिसके वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन होता है, इतने एंजाइटी होता है, जिसका कोई यूजफुलनेस ही नहीं है। उसके बाद 11th और 12th में हम सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे स्टेट बोर्ड में उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, और वहां पे चारों सेमेस्टर में उनके क्या मार्क्स हैं उसका एग्रीगेट होगा, और उनके ट्वेल्थ में मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट को हम चॉइस देंगे कि आउट ऑफ 16 कोर्सेज, उसमें से 8 करिकुलम एरिया में स्प्रेड है, आप उसमें से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, तो मैं हिस्ट्री भी चूज कर सकता हूँ, से मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी चूज कर सकता हूँ। तो अक्रॉस द स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो। अभी कैसा है कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी यू कैन से, इसमें एक बहुत ही टाइट सेपरेशन है कि आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, साइंस का सब्जेक्ट आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता। और दूसरा, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी का ऐसा परसेप्शन है कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो साइंस लेता है, और जो सबसे डफर होता है, जिसको कुछ नहीं करना होता है, वो आर्ट्स लेता है। ये सोसाइटी का परसेप्शन है। वो स्टूडेंट का पर्सोना कुछ भी हो, स्टूडेंट का इंटेलिजेंस कुछ भी हो, बट सोसाइटी उसको जज करेगा, अच्छा तुमने आर्ट्स किया है या तुमने कॉमर्स किया है, तो ऐसे सोसाइटी उसको जज करेगा। तो इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स जो है, कभी कभी प्रेशर की वजह से भी वो साइंस ले लेते हैं कि चलो बाद में कुछ करे ना करे वो तो अलग हो गया, लेकिन एटलीस्ट 11 ट्वेल्थ में तो रिस्पेक्ट मिलेगा हमें, कि लोग कहेंगे कि देखो ये साइंस वाला स्टूडेंट है। तो अभी बहुत ही टाइट सेपरेशन है ये सारे स्ट्रीम में, तो इस सेपरेशन को डाइल्यूट कर देंगे कि आपको कोई भी 6 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप चूज कर लो कि इसमें से कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो कुछ रिकमेंडेशन है इसके। तो फर्स्ट है फाउंडेशनल लेवल पे, जहाँ पे 3 ईयर से 8 ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, फ्रॉम जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। तो दैट इज ए प्री स्कूल, कहीं पे नर्सरी भी होता है, एंड क्लास 2। तो यहाँ पे प्ले बेस अप्रोच होगा। वहाँ पे बच्चों को हम गेम्स खिलाएंगे, और गेम्स खिलाने के बाद हम उनको लर्न करेंगे। वहाँ पे टेक्स्ट बुक का मिनिमम से मिनिमम यूज करना है, और वहां पे रिकमेंडेशन है कि हमें कॉन्क्रीट मटेरियल यूज करने चाहिए, लाइक टॉयज यूज करने चाहिए, पजल्स यूज करने चाहिए, मैनिपुलेटिव यूज करना चाहिए, सो दैट कि स्टूडेंट चीजों को विजुअलाइज कर पाए। अगर आप टेक्स्ट बुक यूज करोगे तो इतना जल्दी उनका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और उनका लर्निंग एबिलिटी भी उनका डेवलप नहीं होता है। तो फाउंडेशनल लर्निंग प्ले बेस्ड होना चाहिए, और वहां पे जितना हो सके मटेरियल को हम यूज करें। इनफैक्ट अगर स्कूल उनको रेगुलर विजिट पे कहीं पे लेके जाते हैं, या स्कूल उनको डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट फील कराते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्री, दिस इज फार्म, दिस इज जू, तो जिससे भी बच्चों का लर्निंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होता है। उसका बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, डेट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स का रिटेनिंग एक्टिविटी कितना है, और डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच है, विच मीन्स स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे टास्क देंगे, और हम उनको कहेंगे कि ये टास्क को फुलफिल करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर में आता है तो आप उसको कैसे ग्रीट करते हो, तो व्हाट आर द 10 वे ऑफ ग्रीटिंग, आप नोटबुक में लिखो। ओके, 31 × 42 आप इसको कैसे ऐड करोगे, या इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट को डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच हमें बताना चाहिए। उसके बाद मिडिल स्टेज, दैट इज 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड एंड 8 स्टैंडर्ड। वहां पे नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, एंड सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। ये चेंजेस कब से पिक्चर में आएगा? तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 24 25 से ये पिक्चर में आएगा। अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है, 2 3 मंथ पब्लिक अपना ओपिनियन देंगे, फिर गवर्नमेंट एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाएगा, और नेक्स्ट ईयर एकेडमिक सीजन से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे 24 25 से। ना, ये तो हमने देखा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है। अब समझते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इवॉल्व कैसे हुआ?
एनईपी 2020 क्या है, उसका टारगेट क्या है और उसके हाईलाइट क्या है, इसको देखते हैं। इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी इस वे में इवॉल्व होता है। तो हम पीछे से जाते हैं। 2019 में इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन के कस्तूरी रंजन कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया 2020, एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हमने डिजाइन किया। उसके बाद 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, ये पहले होम सेक्रेटरी थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 2009 में राइट टू एजुकेशन हम ऐप लेके आए, जहाँ पे सिक्स एज से लेके 14th एज तक हर एक चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, और इसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लेके आए थे हम 1986 में, और उसका मॉडिफिकेशन 1992 में किया, और वहां पे हमने इम्प्लीमेंट किया। विच मीन्स 1986 में जो हम एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, उसके बाद 2020 में हम लेके आए, आफ्टर 34 ईयर्स के बाद हम लेके आए। देन 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में भी है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हमने। 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे। 64-66 में डीएस कोठारी एजुकेशन कमीशन लेके आए थे। 52-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और 48-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, और हमारे कंट्री में यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी का हमारा एवोल्यूशन हुआ। तो 3 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में हमने डाला, इसलिए आप देखना कि सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और स्टेट बोर्ड है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और कितनी बार आप सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में, पेडागोगी में देखोगे तो बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा। कोई स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ है, कोई स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत इजी है, किसी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मिस्टेक हैं, किसी स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो काफी बेटर है और टेक्स्ट बुक उसके काफी अच्छे हैं। उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ जब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए 2009 में। और थर्ड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट, जिसपे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एंड सेकंड जिसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर लिया। 34 ईयर के बाद हम कोई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लेके आए। इसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका हिंदी में नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उसका नाम चेंज करके हमने शिक्षा मंत्रालय कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। क्या क्या इसके टारगेट हैं? तो पहला टारगेट है कि बाई 2030 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेट होना चाहिए फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। मीन्स कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कूल में ना जा पाए, स्कूल में उसका एडमिशन होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। हमें फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल इसको अचीव करना है। जैसे अभी प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नंबर्स के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो लैंग्वेज के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। टीचर्स का हम असेसमेंट प्रॉपर वे में करेंगे। जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में देखो तो गवर्नमेंट टीचर का आप स्टैंडर्ड देखोगे तो वो मतलब बहुत पथेटिक स्टैंडर्ड है। लेकिन आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी में चले जाओ या कोई अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ, तो वहां पे टीचर का लेवल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो वहां पे आपको आपको एक इम्प्रेसिव टीचर का क्वालिटी नहीं मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स को इंकरेज नहीं करता है स्कूल जाने में। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन होना चाहिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, अपर कास्ट लोअर कास्ट, अक्रॉस द रिलीजियस कम्युनिटी, रूरल एरिया अर्बन एरिया, हर जगह पे इक्विटेबल होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट के हम कोर कंसेप्ट को हम टेस्ट करें और उनके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को चेक करें। लेकिन हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं। और स्टूडेंट बाय हार्ट करेगा, बाय हार्ट करने के बाद एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा, एग्जामिनेशन में उसको लिखेगा, और उसके अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डफर हो, आप बेवकूफ हो। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग नॉलेज, हम उसके मेमोरी स्किल को चेक करते हैं कि कितना ज्यादा वो मेमोराइज कर पाता है। उसके बाद चाइल्ड के अंदर एटलीस्ट वन स्किल होना चाहिए।
अभी कल मैं एक ऐसे ही देख रहा था, मतलब स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे। तो उस पे एक था कि एक कोट था कि यू शुड लर्न एटलीस्ट 1 or 2 स्किल जो आपको हेल्प करेगा। एंड अभी अगर टाइम पे देखोगे तो कौन से स्किल इंपॉर्टेंट है, तो एक है आइदर यू कैन लर्न कोडिंग, आइदर यू कैन लर्न से ग्राफिक डिजाइनिंग, बट नॉट दैट इज नॉट दैट स्किल। दूसरा कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग है जैसे कि कोई कंपनी है उसको अपना आर्टिकल लिखवाना है तो हाउ यू ड्राफ्ट, तो कॉपी राइटिंग आप सीख सकते हो। थर्ड ये है कि सेल्स आप सीख सकते हो। फोर्थ ये है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक में या मार्केट में। तो ये चार स्किल है जिसमें से आप एनी वन यू कैन लर्न, एंड जो आप एडिशनल जो वर्क कर रहे हो उसमें एडिशनल ये इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प करेगा। तो कोर कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। उसके बाद कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल में। आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को देखो, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को देखो, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, चलो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उनको फीस नहीं दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट तो दे रही है ना पैसे। गवर्नमेंट टीचर्स को भी सैलरी दे रही है, स्कूल को बिल्ड करने में भी वो सैलरी दे रही है। उसके बाद स्कूल स्टार्ट कैसे होगा, तो वो 3 ईयर से स्टार्ट होगा। तो 3 ईयर से 18 ईयर तक स्टूडेंट्स का स्कूलिंग होगा। तो इसमें फर्स्ट 3 ईयर, 3 to 6 ईयर आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल बाटिका में हम स्टूडेंट्स को भेजेंगे। देन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में जब वो 6 से 8 साल का हो जाएगा। उसके बाद 8 to 11 का, थर्ड स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। उसके बाद 11 to 14 6 to 8 स्टैंडर्ड। एंड देन 14 to 18 9th to 12th स्टैंडर्ड। तो 4 पिलर में हमने डिवाइड किया है एजुकेशन को। तो इसको हमने फाउंडेशनल लर्निंग, प्रिपरेटरी लर्निंग, मिडिल लर्निंग एंड सेकेंडरी लर्निंग, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 3 टिल एज ऑफ 18 तक उसका एजुकेशन होगा, और उसके बाद हायर एजुकेशन, दैट हायर एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन उसका है। तो इसको हमने कहा कि 10+2 का स्ट्रक्चर है, उसको हम 5+3+3+4 उसमें हम रिप्लेस करेंगे। तो दैट इज प्लस, जो 5 है दैट इज प्री स्कूल, एंड देन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड। उसके बाद दूसरा 3, तो दैट इज थर्ड स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। अगेन 3, 6 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड। एंड देन 4, 9 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड। तो इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इसको हम कहते हैं, जो प्री स्कूल होगा तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE उसको हम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को जब हम टीच कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मदर टंग में उसको टीच करना चाहिए। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी वो लैंग्वेज को अपने घर में सुन रहा है, उसको डेली यूज कर रहा है, तो उसमें वो नॉलेज को इजीली वो ग्रास्प कर पाएगा, इजीली उसको समझ पाएगा। तो एटलीस्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हमें मदर टंग को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। और हमारे पास जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो उसमें हमें सबसे पहले अगर किसी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो मदर टंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कि ऑलरेडी वो घर में सुन रहा है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट घर पे किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं, और जब वो स्कूल में जाते हैं तो किसी दूसरे लैंग्वेज में वो बात करते हैं और चीजों को सीखते हैं, तो ये दोनों को वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। अभी आप देखोगे फार्मेसी एजुकेशन के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही डेंटिस्ट्री के लिए अलग है, MBBS के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, होम्योपैथी के लिए अलग, आयुर्वेदा के लिए अलग। तो ये सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, नर्सिंग के लिए अलग, ये सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, बट इसके लिए डिफरेंट रेगुलेशन है। और कितनी बार ऐसा होता है कि उनका रेगुलेशन ऐसा है, उनके बीच में कंफ्लिक्ट अकर होता है। सो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, ये सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडीज को हटा देगा और हायर एजुकेशन को ये रेगुलेट करेगा, एक्सेप्ट 2 स्ट्रीम को छोड़ के, दैट इज मेडिकल एजुकेशन को और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सबको ये रेगुलेट करेगा। हमारे पास सेम सेट ऑफ नॉर्म्स होना चाहिए रेगुलेशन के लिए, एक्रीडेशन के लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए। अभी आप देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है नैक। नैक क्या करता है, कॉलेज को सर्टिफिकेशन देता है, A+, A++ कॉलेज को सर्टिफिकेशन देता है। तो लास्ट ईयर नैक के ऑफिसर एक यूनिवर्सिटी में गए थे उसको सर्टिफाई करने के लिए, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स ने इनको ब्राइब किया
कि वो यूनिवर्सिटी को अच्छा रेटिंग दे, और नैक के ऑफिशियल के पास बहुत सारा कैश, बहुत सारा गोल्ड मिलता है, और बाद में उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया। और ये आप देखोगे तो ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी का है। आप कितने यूनिवर्सिटी देखोगे जो 4-5 साल पहले ओपन हुआ, 4-5 साल पहले उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, और अभी वो A++ का रेटिंग उसको मिला है। वो क्लेम करता है कि उसका जो पैकेज है वो सबसे हाईएस्ट है, और वो डिफरेंट बॉलीवुड एक्टर्स को हायर करके और अपने आप को ये प्रमोट करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी असेसमेंट प्रोसेस भी बहुत ठीक नहीं है। और असेसमेंट में जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम देते हैं, तो वो रिसर्च पे देते हैं। हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इमेजिन करो कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैंने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो दिस डजंट मीन कि मैं वहाँ पे गुड एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो हम मुझे ये देखना है कि टीचर का वहाँ पे क्वालिटी क्या है, मुझे ये देखना है कि वहाँ पे रिसर्च कितना हो रहा है, मुझे ये देखना है कि वहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उसके बाद जाके क्या करते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द फैक्टर, बट नॉट सोल फैक्टर। आप पहले के टाइम पे देखो कि लोग गुरुकुल में पेड़ के नीचे पढ़ के, और वो बहुत नॉलेजेबल हो जाते थे। और कितने जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल है वहां से भी लोग पढ़ के इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो असेसमेंट प्रोसेस हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी हम कॉलेजेस को दें। जैसे अभी कोई कॉलेज जो है किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मुझे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो अप्लाई करता है और फिर उसको स्टेटस मिल जाता है। और इसकी वजह से ये होता है कि आप हर कॉर्नर में देखोगे तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है। आप जैसे देखो कि आप अपने घर के 10-15 किलोमीटर एरिया में देखोगे तो आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो कॉलेजेस इतने सारे हो सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा होगा वो फिर ठीक नहीं है। उसके बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इनके बीच में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट चाहे तो सब्जेक्ट अक्रॉस द स्ट्रीम ले सकते हैं। से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हो क्योंकि आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना है, बट से आप ऑप्शनल में चाहो तो वहाँ पे हिस्ट्री ले सकते हो। आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कर रहे हो बट आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स ले सकते हो। तो अक्रॉस द स्ट्रीम हम सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन हमें 6 स्टैंडर्ड से अलाउ करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन का फायदा ये है, जैसे आप स्कूल में क्राफ्ट सीख रहे हो, स्कूल में ड्राइंग सीख रहे हो, स्कूल में फूड प्रोसेसिंग सीख रहे हो, स्कूल के अंदर आप कराटे सीख रहे हो, तो इसको आप अपना करियर बना सकते हो। या चलो प्राइमरी करियर नहीं तो सेकेंडरी करियर तो बना ही सकते हो ना, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और जॉब से आप 6 o'clock रिटर्न आ रहे हो, फिर उसके बाद कहीं पे 2 घंटे के लिए कराटे सिखाने जा रहे हो, तो उसमें कुछ आपका इनकम हो रहा है। तो एटलीस्ट एडिशनल इनकम की तरह तो आप यूज कर रहे हो, कर सकते हो। या अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो यू कैन गो फॉर प्राइमरी इनकम ऑल्सो। उसके बाद फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो इसमें ऐसा कहा गया कि फर्स्ट ईयर आप जब कंप्लीट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, और 3 ईयर आप कंप्लीट करोगे तो बैचलर डिग्री मिलेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अभी मैं किसी कॉलेज में से बीएससी में इनरोल हो जाता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद उसके बाद फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हो सकता है मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे पैसे का शॉर्टेज है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन मैं ड्रॉप आउट हो जाता हूँ। तो मेरा एजुकेशन कैसा काउंट होगा? जीरो काउंट होगा, और ट्वेल्थ तक ही काउंट होगा, क्योंकि कॉलेज तो मुझे डिग्री देने वाली नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोई वैल्यू तो है नहीं। तो अभी फर्स्ट ईयर आप क्लियर करते हो तो यू विल गेट डिग्री, ये सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर करोगे तो यू विल गेट डिप्लोमा, और थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट फुल डिग्री। हमारे पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी ए में कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सेकेंड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी बी में स्विच कर जाऊँ। रीजन से, अभी मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी अहमदाबाद में हैं, बट मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया बैंगलोर, लेकिन मेरे को कॉलेज जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक यहीं पे रहना है। तो क्यों नहीं मैं अपने पेरेंट के साथ बैंगलोर ट्रांसफर ले लूँ, और वहाँ पे किसी कॉलेज में मैं ट्रांसफर ले लूँ। तो जब मैं वहाँ के कॉलेज में ट्रांसफर लूंगा तो कॉलेज कहेगी कि फिर से आपको फर्स्ट ईयर से कंप्लीट करना होगा, तो मेरा एक साल तो खराब गया। तो क्यों नहीं मैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लूँ, और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स हैं और वो सेकेंड थर्ड ईयर के साथ ऐड हो जाए और मेरे को एक होलिस्टिक डिग्री मिले। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमें बनाना चाहिए, जिससे हम एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में इजीली जा सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो लो स्टेक होना चाहिए। एक्चुअली बोर्ड एग्जामिनेशन का एक और प्रॉब्लम होता है कि जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है
तो बहुत ज्यादा हाइप होता है। जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा हाइप होता है, और पेरेंट्स ओवर एक्साइटेड होते हैं बोर्ड एग्जाम को लेके। अब कैसे, जैसे मैं अपने घर से यहाँ पे आता हूँ तो बीच में 2 दिन स्कूल आता है, तो स्टूडेंट 10 o'clock को एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे हैं, और पेरेंट बाहर जो है वो वेट कर रहे हैं, 3 घंटे तक धूप में वेट कर रहे हैं। पर क्यों वेट करना है, वो 15 ईयर 16 ईयर का है, वो अकेला मैनेज कर सकता है ना। या आपने उसको ड्रॉप कर लिया, आप घर पे वापस आ जाओ, फिर वापस जाके उसको पिक करो। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, जैसे ही एग्जाम से निकल रहा है क्वेश्चन पेपर पेरेंट खींच लेते हैं और पूछते हैं कि अच्छा इसमें फर्स्ट में क्या लिखा, सेकंड में क्या लिखा, थर्ड में क्या लिखा। जो भी उसने लिखा एग्जाम खत्म हो गया है ना। और क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्यों बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। उसका एग्जाम खत्म हुआ, उसको रिलैक्स करने दो। फिर जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट अपने बच्चे का मार्क्स देखते हैं और सोसाइटी में सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, सारे रिलेटिव के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया। और बेस्ड ऑन दैट जब तक नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम नहीं आता तब तक हम उसको रोज सुनाते रहते हैं ना, कि देखो ये तुम्हारा नेबर जो है तुमसे अच्छा लेके आ गया, तुम्हारे नेबर ने ये किया, तुम्हारे नेबर ने वो किया। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके हम बहुत ज्यादा ओवर हाइप करते हैं, पेरेंट्स, टीचर, सराउंडिंग, और जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और कितने स्टूडेंट जो हैं वो फियरफुल होते हैं, जब आप स्कूल का एग्जामिनेशन देते हो तो उतने फियरफुल नहीं होते हैं। जैसे मैं कितने से स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका प्री बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर होते थे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इतने ज्यादा प्रेशर में होते थे, उनके बोर्ड में उतने अच्छे नहीं होते थे। जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड का सिलेबस एक है, क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देना है, और पेरेंट जो है वो सुबह पूजा करके आपको स्कूल में ड्रॉप करने जाते हैं, और पेरेंट रास्ते में आपको अपने पूरे एक्सपेक्टेशन, अपने ड्रीम, अपने एस्पिरेशन बताते हैं, और वो प्रेशर आपके ऊपर लेके आता है। फिर हमारा रिपोर्ट कार्ड जो होना चाहिए स्टूडेंट का, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट के स्किल, स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटी को हम प्रॉपर वे में एसेस करें। लेकिन अभी हम सिर्फ उसके एकेडमिक एस्पेक्ट को ही एसेस करते हैं, बाकी चीजों को एसेस नहीं करते हैं। हमारे पास एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होना चाहिए, जिसका नाम होगा परख। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स का बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे कितनी बार से मैं किसी ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा कि ओके दो मुझे अमूल का पैकेट दे देना। तो अब एक का से 28 है, तो दो का हो जाएगा 56। तो वो दो के लिए फिर अब वो कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करता है कि 26 इतना है। तो ये तो आप सिंपल कर सकते हो, या नहीं भी कर सकते हो, थोड़ा वेट कर लो, चलो आपके शॉप पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप कर लो। लेकिन आप हर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए वो करोगे तो उससे आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा ना। और जब तक कैलकुलेटर आप निकालोगे, उसमें टाइप करोगे, तब तक तो मेंटली आप कैलकुलेट कर लोगे। तो हमें लोगों के अंदर बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी वो लेके आना चाहिए। एक और चीज हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लोकेशन ए से लोकेशन बी में जाना है, मेरे को रास्ता पता है, मैं बचपन से उस एरिया में जा रहा हूँ, फिर भी मैं गूगल मैप लगा के और फिर उस एरिया में जाऊंगा। जब आपको पता है तो फिर बिना मतलब का आप क्यों टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो? आप अपने मेंटल फैकल्टी का यूज करो, जिससे फायदा क्या होगा कि आपको टेक्नोलॉजी पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो और आप नए नए एरिया को एक्सप्लोर करोगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करते हैं, और हम सिंपली ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक हमारा 50% और इंक्रीज हो जाना चाहिए, ये रेशियो है। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देके आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट होना चाहिए, जैसे आप स्कूल को चेंज कर सकते हो, कोर्स को चेंज कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन को चेंज कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 to 4 ईयर का होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 to 2 ईयर का होना चाहिए। जहां जहां पॉसिबल है वहां पे हम उसके लेंथ को कम कर दें। जैसे आप देखोगे कि एमबीबीएस है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 ईयर का होता है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर डिग्री हम लेके आ सकते हैं, वो 5 ईयर का होगा। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लेके आ सकते हैं, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर में आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन हो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च इंटेंसिव हमें करना चाहिए, टीचिंग इंटेंसिव करना चाहिए, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होना चाहिए।
जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि अगर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें टीचर के क्वालिटी को हम बहुत इंप्रूव करें और उसमें रिसर्च की क्वालिटी को इंप्रूव करें तो काफी हद तक हमारा एजुकेशन ऑन द ट्रैक आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं वो जस्ट फॉर द नेम से करते हैं कि हमें पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा, उससे हमारा करियर प्रोस्पेक्ट इंप्रूव होगा, और वो सोसाइटी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लेके आते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब दिल्ली में था तो मेरे घर के बाजू में एक भैया रहते थे, और उन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था बट उनका नहीं हुआ था। तो फिर पहले उन्होंने बीए किया था, फिर हिंदी में एमए किया, हिंदी लिटरेचर में, और फिर वो पीएचडी कर रहे थे सो डेट की किसी कॉलेज में ओपनिंग आया तो उस ओपनिंग को फिल कर पाए। तो उन्होंने पीएचडी में मीन्स आपको थीसिस सबमिट करना होता है किसी टॉपिक के ऊपर। तो उन्होंने थीसिस का टॉपिक लिया था कि हिंदी साहित्य में लोटे का महत्व। तो अब मैंने कहा कि ये मतलब क्या है, मतलब है ना, मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा फनी लगा मेरे को कि है ना, अब लोटे के बारे में कौन रिसर्च करता है ना, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आपने एग्जामिट किया उसके बारे में कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे को तो कैसे भी ये थीसिस सबमिट करना है, और थीसिस कैसा होता है कि 4 पेज यहाँ से लिया, 4 पेज यहाँ से लिया, मर्ज किया, सबमिट किया, और उनको डॉक्टरेट का डिग्री मिल गया, और उसके बाद वो कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सीरियस नहीं है। और जिससे वजह से पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन डिग्री बहुत लोग करते थे, अब पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लोग करते हैं, अब डॉक्टरेट बहुत लोग करते हैं। तो पहले आप ट्वेल्थ पास करके अनएम्प्लॉयड थे, अब आप डॉक्टरेट करके आप अनएम्प्लॉयड हो। तो सिंपल डिग्री आप एक्यूमुलेट कर रहे हो बट आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें रिसर्च को इम्प्रूव करना चाहिए, और जिससे सोसाइटी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। एक और दूसरा फैक्ट मैं बताता हूँ। आप अगर साइंस के इंस्टीट्यूट को देखोगे, स्पेशली इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या फार्मेसी है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च हो रहा है। रीजन, जैसे कोविड-19 इरप्ट हुआ तो इसका हमें वैक्सीन चाहिए, तो अब हमें रिसर्च करना ही पड़ेगा। या इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना है, कोई ब्रिज बनाना है, और ब्रिज सी के अंदर बनाना है जिसका कोरोजन ना हो, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। बट ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में रिसर्च नहीं हो रहा है। और लास्ट 30-40 ईयर में देखोगे तो कोई बहुत अच्छा या क्रेडिबल रिसर्च पेपर आपको नहीं मिलेगा कास्ट सिस्टम के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, वुमेन के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है एक तो रिसर्च ओवरऑल कम हो रहा है, और दूसरा जो है कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में देखोगे तो और रिसर्च नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम है। और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट हमें लगता है कि ये काम का नहीं है, बट ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी स्टूडेंट स्ट्रेस में क्यों है, उसके ऊपर मैं एक रिसर्च पेपर लिखता हूँ और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता हूँ, एंड देन गवर्नमेंट सोल्यूशन लेके आएगा। उसके बाद हमारे पास मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसको मेरू कहते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए यूनिवर्सिटी को लेकर। अभी जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, किसी ने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि उसको कैट देना है, और कैट देने के बाद एमबीए करना है उसको। तो उसके पास मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक कैट का एग्जाम देगा, वो एक दूसरा एनमैट का एग्जाम देगा, थर्ड स्नैप का एग्जाम देगा, देन जेड का एग्जाम देगा। ये तो नेशनल लेवल के एग्जाम है। स्टेट लेवल पे भी सी मैट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो उसको बहुत सारे एग्जाम में अपियर करना पड़ेगा। बट जब एमबीए किसी को करना है तो एक कॉमन स्किल को हम चेक करते हैं। तो क्यों नहीं ऑल ओवर इंडिया के लिए हम एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखते हैं, जैसे आईआईटी के लिए जेडबलई होता है, और जेडबलई के स्कोर पे कितने दूसरे इंस्टीट्यूट भी एडमिशन देते हैं। वैसे ही मेडिसिन के लिए हमारे पास नीट होता है। तो क्यों नहीं एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम रखें। तो अभी हमारे पास मल्टी सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, और जिसके वजह से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारा प्रेशर वो फील करते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए।